So we are doing income tax MTP 7. ओके, केस स्टडी पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. What would be the residential status of Mr. Amit for assessment year 26-27? 26-27 के लिए अमित का क्या रेसिडेंशियल स्टेटस होगा? सबसे पहले मेन बात 61 ईयर्स के हैं वो. ठीक है, चलिए. Has set up his business in France and is residing in France since 2010. He owns a house property in France, half of which is used by him for his residence and half जो है वो रेंट देते हैं. हमें इससे कोई मतलब नहीं है. मिस्टर अमित विजिटेड इंडिया फॉर 65 डेज. क्यों हमें मतलब नहीं, क्योंकि उनको बिजनेस फ्रांस में ही है, फ्रांस में ही रह रहे हैं. वो खाली 65 डेज के लिए आए हैं प्रीवियस ईयर 25-26 में, और 366 डेज रहे थे 4 साल के लिए. ठीक है, नाउ ठीक है, तो यहीं पे मतलब जो फ्रांस में ही रह रहे हैं और 65 डेज के लिए इस साल हैं, और मतलब प्रीवियस ईयर में थे, और 4 साल के लिए वो 366 डेज थे. हमारी 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. या तो 182 डेज तक रह रहे हो, या फिर जो 3 कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए कि वो इस साल रह रहे हो 120 डेज, दूसरा वो रह रहे हो 4 साल के लिए 365 डेज, और उनकी जो इनकम है वो 15 लाख से ज़्यादा इंडियन इनकम. ठीक है, पहली 182 डेज क्या वो फुलफिल हो रही है? नहीं हो रही. दूसरी 120 डेज क्या वो फुलफिल हो रही है? नहीं हो रही यार. तो सीधा सीधा हमें पता चल जाएगा कि वो क्या है, नॉन रेसिडेंट है. ठीक है, तो वी विल राइट फर्स्ट का क्या है, सी है, नॉन रेसिडेंट. सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट amount of capital gain would arise in the hands of Mr. Amit on transfer of shares of ABC Limited? जब अगर ABC Limited को हम ट्रांसफर करेंगे, सॉरी के जो शेयर्स हम ट्रांसफर कर रहे हैं अगर, तो उसको अमित को कितना कैपिटल गेन हो रहा है. ठीक है, चलो देखते हैं कितना हो रहा है. कहाँ बात हो रही है? ही ड्राइव सम ऑफ द इनकम प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस फ्रांस का ये इंटरेस्ट ऑफ द बॉन्ड्स ऑफ अ कंपनी इन फ्रांस, और वो 50% इंडिया में रिसीव हुए हैं. इंडिया में रिसीव हो रहे हैं यानी एक्रूलाइज इन इंडिया, तो फिर तो भाई डेफिनेटली ये क्या है, हमारी इनकम आएगी 50% की. पर सिर्फ 620 का 50% हमारे पास इनकम आ जाएगी. 620,000 का 50%. ठीक है, उसके बाद इनकम फ्रॉम एप्पल ऑर्किड इन नेपाल, ये तो आएगा नहीं क्योंकि फ्रांस का एनआर है वो वैसी. और क्या है, एंड द ईयरली कॉन्ट्रैक्ट फी ऑफ 5 लाख रुपीज वाज रिसीव्ड इन अमित इन नेपाल बाय अमित इन नेपाल. ये भी नहीं है. उसके बाद सोल्ड 10,000 लिस्टेड शेयर्स 480 के इंडियन कंपनी ऑन 15/9/2025. उसने कब खरीदे हैं, सॉरी उसने बेचे हैं 2025 में, खरीदे 2021 में, यानी कि 31 जनवरी 2018 के बाद खरीदे उसने. अब क्यों बोल रही हूँ मैं 31 जनवरी 2018? इस डेट को क्या होता है, इस डेट से पहले अगर किसी ने लिया होता है तो देखो जैसे ये दे रखे, तो हम क्या करते हैं, हम हाईएस्ट प्राइस ले लेते हैं और उसको कंपेयर करते हैं, ये करते वो करते हैं, और उससे फिर निकालते हैं अपना कैपिटल गेन. लेकिन अगर इसके बाद आपने कुछ भी खरीदा है तो हम ये नहीं देखते, फिर हम नॉर्मली क्या ले लेते हैं, जिसमें हमने कॉस्ट एक्वायर किया है, एक्चुअल कॉस्ट ले लेते हैं एक्विजिशन. ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब हमने सही में 2021 में खरीदा है, यानी हम 100 रुपये ही लेंगे इसका एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि 10 लाख. ठीक है, अब 480 में बेचा है तो इसकी सेल्स कंसिडरेशन कितनी आ गई, 480 इंटू 10,000. ठीक है, तो हमारे पास प्रॉफिट क्या आ जाएगा, प्रॉफिट मतलब कैपिटल गेन क्या आ जाएगा आपके पास, क्या आया कैपिटल गेन, 38 लाख. ठीक है, डी ऑप्शन ये आ गया. नाउ थर्ड क्वेश्चन है इसकी टोटल इनकम क्या होगी. टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं जी, क्या होगी. सबसे पहले 310 तो होगी. ठीक है, और हमारी इनकम ये 380 होगी, और कुछ है क्या, तो यानी कि हमें 38 लाख प्लस 3,10,000 को ऐड कर देना है, विच इज 41,10,000. सिंपल, बहुत जल्दी हो गई खत्म ये तो. चलिए
ठीक है, 31 जनवरी 2018 को याद करना। ओके, फटाफट से देखो टोटल इनकम दे रखी है एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेज। देखो हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, जब हमें डेज ही नहीं है तो उसके बाद हम 15 लाख कैलकुलेट करेंगे, बट स्टिल उसने कर दिया है तो अब देख लो आप। एप्पल ऑर्किड वाला भी नहीं होगा, कैपिटल गेन वाला 38 लाख हमारे आ गए। टेस्ट कंडीशंस देखिए उसने, वो भी फेल्ड हो रखी है, दोनों की दोनों ही नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री। ठीक है, डीम्ड रेसिडेंट ये देख लो, अप्लाइज द कंट्री सिटीजन हैविंग, अगर इंडियन कंपनी में 15 लाख से ज्यादा होता है वो लाइबल नहीं होता किसी और कंट्री में, तब जो है वो लाइबल हो जाता है इंडिया के लिए। और ये भी यहाँ पे अप्लाई नहीं करोगे क्योंकि 15 लाख से ज्यादा है नहीं, जैसे वो नॉन रेसिडेंट हो गया। और ये वाला हमने 38 लाख निकाला, देखो यहाँ पे डेट ऑफ ट्रांसफर क्या थी 59, और खरीदा कब था 5/4/2021 को। जो ग्रैंड फादरिंग प्रोविजन था वो यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसने 31 जनवरी 2018 के बाद लिया। वैल्यू कंट्रीब्यूशन 480 100 लिया, कैलकुलेट कर दिया 38 लाख। उसके बाद हमारी फिर नॉन रेसिडेंट के अकॉर्डिंग इनकम भी आ गई। ठीक है, मिस्टेक वन अप्लाइंग 112A ग्रैंडफादरिंग ऑन शेयर्स आफ्टर 31/1, स्टूडेंट पिक FMVs ऑन दिस, वो हाईएस्ट वाली ले लेते हैं। एंड कंप्यूट कॉस्ट 30 लाख, इनकरेक्ट गेन आ जाएगा 18 लाख का। मार्किंग डीम्ड रेसिडेंट, क्यों वो ये चेक ही नहीं करते हैं भाई कि इंडिविजुअल जो है वो टैक्स फ्रांस में दे रहा है। If liable to tax in France, Section 1A is completely inapplicable. Always verify that the date of acquisition when trading data is provided. I say deliberately includes stock prices this, है ना, जो किया था उसने। बाय डेट रूल क्या होता है, परचेज बिफोर 1/2/2018, यूज हायर ऑफ कॉस्ट FMV, परचेज आफ्टर 1/2/2018, कॉस्ट ओनली इग्नोर स्टॉक एक्सचेंज प्राइसेस। ठीक है, नाउ केस स्टडी 2 फटाफट से देखो। मिस हिमानी ट्रांसफर टू हर हस्बैंड मिस्टर हेवी, क्या किए ट्रांसफर, अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी वर्थ 45 लाख लोकेटेड इन नागपुर विदाउट एनी कंसीडरेशन, बिना कंसीडरेशन के दे दिया। तो डीम्ड वन कौन हुई, हिमानी हुई, है ना। द एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी इज 5 लाख। ओके जी, 5 लाख है उसका एक्सपेक्टेड रेंट, और म्युनिसिपल टैक्सेस 5000 पेड बाय मिस हिमानी फॉर द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 25-26 में। हिमानी दूसरी बार स्टार्ट हो गई, विच मीन्स कि यहाँ पर हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेड रेंट को ही 45 लैक्स को ही हम GAV मान सकते हैं। उसके अंदर से हमने 5 लाख लेस कर दिया, किस चीज़ का, म्यूनिसिपल रेंट का दे दिया ना, पेड बाय मिस हिमानी। एक सेकंड, एक्सपेक्टेड रेंट, ओके, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आपकी है 45 की, और एक्सपेक्टेड रेंट है 5 लाख, सॉरी माय बैड, ये GAV नहीं है हमारा, GAV है हमारे 5 लाख, उसमें हम म्यूनिसिपल टैक्सेस को माइनस करेंगे विच इज 5000। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4,95,000, यही आएगा। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। What is the amount of income liable to be taxed in the hands of Miss Himani under head income from house property? देखो एक तो हमारी इनकम होगी 495,000 की, ठीक है, ये हो गई। उसके बाद मिस हिमानी है 3 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज इन मुंबई, द एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ 3 प्रॉपर्टीज सिचुएटेड इन मुंबई। देखो उसका रेंट क्या है, 10 है, 11 है, 12 है। म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है वो ड्यू है, ड्यू 15 20 सॉरी 15 20 एंड 25, मतलब ड्यू है यानी पे नहीं किए, पे नहीं किए यानी यहाँ पे अलाउ नहीं होंगे, जब तक पे नहीं होते पे बेसिस पे होते हैं। ठीक है, द सेम हैव नॉट बीन पेड, द एक्सपेक्टेड रेंट इज लेसर देन स्टैंडर्ड रेंट, okay, in the case of aforementioned does not have income other than from any other sources। ठीक है, तो यानी कि 3 प्रॉपर्टीज दे रखी है, उसमें से हम 2 को क्या मान सकते हैं, डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के एक को लेट आउट मान सकते हैं, तो देखना पड़ेगा क्योंकि तीनों को हम नहीं मान सकते। तो 10 और 11 और 12, और इनसे तो हमें कोई मतलब नहीं, ये माइनस नहीं होंगे, तो एक बार ही 10 मानो। 10 लाख ऑब्वियसली यार आपको दिख रहा है कि सबसे कम हम सेल्फ ऑक्यूपाइड किसको मानते हैं, जो सबसे ज्यादा महंगा होता है। इसमें से हमें क्या करना है, अभी 30% माइनस करना है, इसमें से 30% माइनस करना है, इसमें से 30% माइनस करना है, लेकिन हमें दिख रहा है तीनों में 30% माइनस करेंगे तो सबसे कम किसका आएगा, ये वाला आएगा। तो यानी कि इसी को ही हम लेट आउट मान लेते हैं, बाकी दो को क्या मान लेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड, क्यों, क्योंकि इनकी ज्यादा प्राइस है, इनका ज्यादा टैक्स लगेगा, तो इससे अच्छा कम वाले को मानो, 10 लाख माइनस 30% को हम लेट आउट मान लेंगे, बाकी दोनों को क्या मान लेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, चलो, तो यानी कि 10 लाख माइनस 30% विच इज 70 लाख आपका, जो सॉरी 7 लाख जो है वो आपका क्या आ जाएगी, इसकी इनकम आ जाएगी। अब देखो 7 लाख प्लस 4,95,000 ऐसे करेंगे,
नहीं, देखो बेटा ये हमारा क्या निकला अभी, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में हम क्या करेंगे, अब इसमें से भी तो 30% माइनस कर दो, तो इसमें से हम 30% माइनस करते हैं 495,000 माइनस 30%, हमारे पास आएगा 346,500। ठीक है, तो अब हम करेंगे 7 लाख प्लस 346,500, तो हमारे पास आ जाएगा 1046,500। कौन सा है? ठीक है, ये आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखो, व्हाट वुड बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस हिमानी फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 कंप्यूट इन मैनर सो दैट टैक्स लायबिलिटी जो है वो सबसे कम है, उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, यानी वो टैक्स कैलकुलेशन करनी है हमें। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास और कुछ इनकम है इसके अलावा? नहीं है, यानी कि और देखो क्या है, मिस हिमानी's फादर एज 58 years एट कैपिटल गेन, उनके पास हाउस प्रॉपर्टी का ही रीइन्वेस्टेड द ओके ही हैज नो अदर सोर्सेज, तो ये उसके फादर के बारे में, तो ये इसमें नहीं आएगा, इसमें कुछ भी नहीं, तो यानी इतना ही है हमारे पास, यानी कि 346,500 प्लस 7 लाख, यानी कि 1040 कितना है, तो 1046,500, इसका हमें क्या निकालना है, टैक्स निकालना है। और जो हिमानी है वो क्या है, सॉरी हिमानी, हाँ हिमानी है जो हमारी, उनकी एज नहीं दे रखी है। ठीक है, रेजिडेंशियल फादर है उनके 58 ईयर्स के, फिर वो तो छोटी ही होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, ठीक है, तो हम इसमें टैक्स कैलकुलेशन करें जिसमें भी उसने बोला कि सबसे कम हमें देना पड़े, यानी हम देख लेते डिफॉल्ट में भी और ऑप्ट आउट करता डिफॉल्ट से तो भी। ठीक है, चलो हमारे पास है 1046,500। देखो कई जगह है, हम ये भी देख लेते हैं। देखो अगर सबसे पहले हम देखते हैं डिफॉल्ट में, डिफॉल्ट में हमें देखना है 1046,500 को। 1046,500 4 लाख का ऑफर है, तो 4 से 8 जो है वो 20,000 आता है, और 8 लाख टू 1046 इंटू 10% करोगे कितना आ जाएगा, 24,650, विच विल गिव यू 44,650। उसके बाद अब बेटा आप खुद ही सोचो, हम चलो देखो 2.5 लाख तक तो ऑफ होता है, 2.5 से 5 लाख जो है वो कितना होता है, 2.5 से 5 लाख तक 1 to 500, और 5 से 10 लाख कितना होता है, 5 लाख का 10% होता है, विच इज योर 50,000। तो ये देखो 50,000 तो इसी में अगर ये कितना आ रहा है 44,650, तो सबसे कम किस में है 44,650। हाँ, तो हम ये वाला लेंगे, तो 44,650 प्लस कर देंगे इसमें 4%, 44,650 प्लस 4% आपको कितना आ जाएगा, 46436। तो इसको अब हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ, क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इज हिमानीज फादर रिक्वायर्ड टू फर्निश हिज रिटर्न ऑफ इनकम इन इंडिया। चलो देखते हैं उनको करने की जरूरत है या नहीं है। 58 ईयर्स के हैं वो, हैड अ कैपिटल, उनके पास कैपिटल भी है, कैपिटल गेन है कितने की, 5 करोड़ के कैपिटल गेन है। ठीक है, ही री इन्वेस्टेड 4.98 का एंड रिमेनिंग सेल प्रोसीड। ठीक है, ही पेड 1.5 लाख टुवर्ड्स एलआईसी प्रीमियम। आपको पता होना चाहिए चैप्टर 6 की डिडक्शन अभी प्रीवियस एमटीपी में हमने बात करी थी कि इनकम अगर हमें देखना है कि रिटर्न फाइल करने नहीं करनी, तो वो देखते हैं कि जो इनकम है उसके अंदर हमने जो डिडक्शन क्लेम कर रखी है उन सबको हटा के जो हमारी प्लस करके जो इनकम आती है वो हमारी बेसिक एग्जाम्पशन से अगर ज़्यादा है तो हमें फाइल करनी होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर ऐड नहीं कर रखा, तो सॉरी लेस नहीं कर रखा इनको, तो हमें ऐड बैक करने की भी जरूरत नहीं, यानी जो 5 करोड़ है वो हमारी बेसिक एग्जाम्पशन से ऑब्वियसली ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे हम ये क्लेम नहीं करेंगे। तो अगर ज़्यादा है 5 करोड़ ऑब्वियसली वो, तो फिर यानी कि उसको क्या, उनको क्या करना पड़ेगा, फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यस इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द इनकम। और कब करनी पड़ेगी, ही इज इंडिविजुअल, तो उनकी तो 31 जुलाई होती है, क्योंकि वो नॉन ऑडिट उनका आता है, नॉन ऑडिट क्राइटेरिया में आते, तो इसलिए 31 जुलाई 2026। देखो नागपुर प्रॉपर्टी डीम्ड ऑनर ग्रोस एनुअल वैल्यू, देखो 5,05,000 से माइनस हो जाएंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस के, नेट एनुअल वैल्यू होगी 495, उसमें से 30% माइनस करेंगे 148,500। देन देखो 2 प्रॉपर्टीज को हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड लेना पड़ेगा, बाकी एक जो है हमारी लेट आउट हो जाएगी। तो उसमें से हमें सबसे कम कौन सा आ रहा है 7 लाख का, विच इज प्रॉपर्टी 1, तो हमने उसका लेट आउट ले लिया, बाकी दोनों को क्या ले लिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लिया। इनको टोटल किया, हमारे पास आएगी 1046,500। फिर उसके बाद हमने इसका क्या निकाला,
कैलकुलेशन की हमारे पास आ गया 46,400। ठीक है, उसके बाद थर्ड है आपका कि येस इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न। क्यों? क्योंकि देखो बिफोर क्लेमिंग द एग्जाम्पशन हम 54 एफ ईसी में से वो अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा होते तो हमें रिटर्न करनी पड़ती है, मैंडेटरी होती है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा है। अनपेड म्यूनिसिपल टैक्सेस डिडक्टिंग अनपेड म्यूनिसिपल टैक्सेस फ्रॉम मुंबई प्रॉपर्टी वो नहीं करना होता, खाली तभी होता है एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे होता है। फाइलिंग एग्जाम्पशन थिंकिंग फादर डजंट नीड टू फाइल आरओआई बिकॉज नेट इनकम है, अगर वो करने के बाद जीरो हो रही है, बिलो द एग्जाम्पशन लिमिट हो रही है, तो ऐसा नहीं है, आपको देखना होता है उसको बिफोर एडिंग सब्सट्रैक्टिंग दी रिडक्शंस एंड ऑल। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू 3 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 में से रंजीत हैज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 95 लाख का टैक्सेबल 111 ए में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 110 लाख का। ठीक है, 112 ए में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और क्या है अंडर 112 ए एंड बिजनेस इनकम भी 90 लाख की। ठीक है, उसको कितना डिफॉल्ट टैक्स में कितना देना है? देखो 95 लाख प्लस 90 लाख प्लस 110 लाख, टोटल कितना आ जाएगा? एक टोटल करना है इसका, कितना आ रहा है बताओ? 110 प्लस 90 वो 295 लाख, यानी कि 2.95 करोड़, राइट। तो ये जो है इसमें सरचार्ज कितना आएगा? सरचार्ज के बारे में पूछे ना, 15 है, 25 है कि 15 है कि और 15 है, और मतलब देखो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। तो देखो बेटा, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में क्या होता है? 15% मैक्सिमम लगता है किस पे? जो स्पेशल वाले होते हैं, यानी कि 112 ए, 111 ए, और कौन सा 112, इन सब पे 15% लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगता। ठीक है, 90 लैक्स अगर हटा देंगे तो इसने में हमारा 2 करोड़ से ज्यादा है, ऑब्वियसली 2 करोड़ से ज्यादा है, यानी कि 25% लगना चाहिए, लेकिन ये स्पेशल वाली है, यानी कि इन पे 15% ही लगेगा। एक बात तो ठीक हो गई। अब बात करते हैं जो बची हुई इनकम है, दैट इज 90 लाख हमारी बिजनेस इनकम। इसकी बात करते हैं, 90 लाख पे कितना परसेंटेज लगना चाहिए? कायदे से तो अगर ये 2 करोड़ है टोटल तो हमारे 25% लगने चाहिए, या फिर बोलोगे 50 लाख से ज्यादा तो फिर हमारे 25% लगना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन अगर आपने स्पेशल इनकम्स को हटा दिया, इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, अगर आपने उनको हटा दिया, तो अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से नीचे आती है, ठीक है, तो आपको 15% ही उस पर चार्ज मिलता है, मतलब वो चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखो टोटल 2 करोड़ आ रही थी, लेकिन इंडिविजुअली 2 करोड़ नहीं है, तो यानी आप 15% दोगे। आप 10% क्यों दोगे? टोटल तो आपकी 2 करोड़ से ज्यादा है, 10% नहीं दोगे, लेकिन आपकी इसमें 25% भी लगेगा, क्योंकि आपका टोटल इंडिविजुअल भी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए आपको 15% कैप हो जाता है। तो सरचार्ज 15% इज वाइबल ऑन इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन टोटल इनकम 2.95 करोड़ रेदर देन टेकिंग। देखो ये कि 15% जो आप 2.05 पे ले लो, बाकी 25% लो 2 करोड़ पे, बाकी 25% लो बिजनेस इनकम में, क्योंकि जो इनकम है आपकी वो एक्सीड कर रही है 2 करोड़ से, तो ये नहीं होता है। ठीक है, आपको फिर टोटल उस पर मिल जाए। चलिए देखो, लीगल प्रोविजन क्या है? एससीसी में देखो 95 है, 110 है, 90 तो 2.95 बन रहा है, लेकिन डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में 25% जो है सरचार्ज सकते हैं, इनकम मैक्सिमम रेट होता है वो 25% होता है। ठीक है, और जो स्पेशल कैटेगरी वाले होते हैं उनके लिए कैप कितना होता है? 15% का होता है, लेकिन यहाँ पे अंडर डिफॉल्ट टैक्स वेयर द टोटल इनकम एक्सीड 2 करोड़ बट बिजनेस इनकम अलोन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, तो बिजनेस इनकम जो यहाँ पे 90 लाख है, तो सरचार्ज जो है वो 15% लग जाएगा। ठीक है, चलो एमसीक्यू 4 मिस्टर राजा इनका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 10,000 का ऑन द सेल ऑफ शेयर्स थ्रू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके, उसका एसटीसीएल हो रखा है, लॉस हो रखा है 10,000 का। ये पूछ रहे हैं सच लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? नहीं, ओनली तो नहीं होता, कैन बी सेट ऑफ बोथ शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म में भी। हाँ, कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी हेड ऑफ इनकम? नहीं, एनी हेड में नहीं होता, नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ, ऐसा थोड़ी ना होता है। क्या है? दोनों से हो सकता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों से, और किसी से भी नहीं हो, मतलब किसी से ऐसा नहीं है किसी से भी हो जाए। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस देखो अब दोनों से ही होता है अंडर द हेड कैपिटल गेन। डिवीजन बॉक्स 112 शेयर्स एसटीटी पेड ऑन बोथ बाय एंड सेल एग्जेम्पशन जो है वो 1.25 की लगती है, 12.5% लगता है। ग्रैंडफादरिंग अप्लाइज ओनली इफ दे एक्वायर्ड 1 to 1 February 2018 से पहले, यानी कि वही 31/1/2018।
उसके बाद डीम्ड ओनर वाला क्या है, ट्रांसफर टू स्पाउस माइनर चाइल्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर इज डीम्ड ओनर। ऐसे सीएल ऐसे दोनों पे लग जा, मतलब दोनों से सेट ऑफ हो जाता है। स्पेकुलेशन लॉस अगेंस्ट स्पेकुलेशन ओनली, स्पेसिफाइड बिजनेस ओनली, स्पेसिफाइड बिजनेस स्पेसिफाइड ओनली। मैंडेटरी रिटर्न ट्रस्ट ग्रोस इनकम बिफोर क्लेमिंग 54 और 54F एग्जेम्पशंस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 1A 15 मार्कर। Mr. Sahil, जिनकी एज है 40 years, gives you the manufacturing important manufacturing trading and P&L loss for the, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है वो। चलो देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, सेल्स दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक है, ब्ला 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 बहुत कुछ दे रखा है। हमें किससे मतलब है, नेट प्रॉफिट फटाफट से 94 92 लिख देंगे। पर उससे पहले अगर हाउस प्रॉपर्टी है तो हम उसका सेटलमेंट करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी के बाद हम जाते हैं पीजीपी पे। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी देख लेते, कहीं पे रेंट वगैरह कुछ आ रहा हो कहीं। डिविडेंड है, विनिंग है, प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन, लॉस कुछ भी नहीं है यहाँ पे ऐसा तो। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस एसएससी पेड, बैंक टर्म, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ कैपिटल गेन भी आ रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स, हाउसिंग लोन। सेवेंथ, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल रीपेड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 50,000। ओके, जो प्रिंसिपल है उस पे 20,000 जो है 20,000 था ना, कितना था, सॉरी 50,000 देते हैं, रिलेट्स टू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड बाय हिम। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन वाज 260,000 और इंटरेस्ट कितना है 260। ठीक है, हाउसिंग लोन वाज टेकन फ्रॉम कैनरा बैंक, वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी थी 45 lakhs की, लोन वैल्यू 25 लाख था एंड सैंक्शन डेट थी 31/3/2020। दीज अमाउंट्स वर नॉट टू बी डील्ड विद इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन अबाउट। तो ये अलग से ही हमारे पास दे रखा है। ऊपर हमें रैंड वगैरह क्वेश्चन देगा, ये क्वेश्चन देगा, यानी हमारी क्या होगा, एक तरीके से सेल्फ ऑक्यूपेटेड प्रॉपर्टी होगी। लेटर वगैरह तो कुछ दे नहीं रखा है। हमें क्या बोला, कंप्यूटर टोटल इनकम, टोटल टैक्स लायबिलिटी, एक्सरसाइज ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। हमें ऑल टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग निकालना है, ऑल टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग निकालना है, यानी हमें इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन मिल जाएगा। यस मिल जाएगा। कितने का, 260 का पूरा नहीं, खाली 2 लाख का, मैक्सिमम अप टू 2 लाख मिलता है, तो 260 का नहीं 2 लाख का मिल जाएगा। तो हमारा नेगेटिव 2 लाख दिखाएगा IFHP में। देखो एनुअल वैल्यू नील, ठीक है, लेस डिडक्शन होगी 2 लाख की, हमारे पास फिर नेगेटिव 2 लाख आ जाएंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो 7 पॉइंट क्लियर। ठीक है, एक और बात इसने क्या बोली थी कि जो प्रिंसिपल रीपेड इसने किया है 50,000 का, तो ये किसमें जाएगा, ATC की डिडक्शन में जाता है। ठीक है, वैसे ओल्ड टैक्स है तो इसमें मिल जाएगा, तो 50,000 की डिडक्शन हम क्लेम कर लेंगे। देखो ये रहा 50,000 डिडक्शन क्लेम कर ली सेक्शन 80C में। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं आप पीजीबीपी की इनकम पे। नेट प्रॉफिट ले लिया हमने 94,92,000 का। ठीक है, तो 94,92,000 आ गया। उसके बाद अब एक्सपेंसेस को जो नहीं करने थे ऐड करेंगे, और जो हमने रेवेन्यू वगैरह लेस ऐड कर रखे उनको लेस करेंगे। चलिए, ओहो, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये सब तो ठीक है। नीचे आते हैं मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एंड एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, और क्या है, GST पेनल्टी पे, GST पे, जनरल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस, लॉस, इंटरेस्ट ऑन बैंक, डेप्रिसिएशन। ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन किसका होगा, किसका होगा डेप्रिसिएशन, बुक ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग। तो हम इसको 14 लाख को क्या कर लेंगे, ऐड बैक कर लेंगे। तो हमने ये 14 लाख को ऐड बैक कर लिया, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ऐड बैक कर लेंगे। और क्या देखा जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, ये पढ़ रही हूँ मैं। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस इंक्लूड 46,000 पेड। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में क्या है, जो 46,000 है वो पे कर रखे हैं। पेड एज कमीशन टू ब्रदर ऑफ एसएससी, द कमीशन अमाउंट मार्केट प्राइस थी 36,000, हमने 46,000 दे रखे हैं, 10,000 का एक्स्ट्रा पेमेंट कर रखी है। 10,000 क्या हो जाएंगे, एडबैक हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि कमीशन पेड टू रिलेटेड पर्सन या रिलेटिव टू द एक्सटेंट इट इज एक्सेसिव टू द मार्केट रेट डिसअलाउड हो जाता है। किस सेक्शन में, 40A2, 40A2 में। तो एडबैक कर लेंगे 10,000 को, कर लिया 40A2 में। ठीक है, उसके बाद द एसएससी पे 33,000 इन कैश, अगेन 40A3 आ गया। अब इसमें क्या है, कैश में दे दिया भाई उसने
This amount is included in the manufacturing expense. Assume that the provision related to TDS is not applicable on this payment. ठीक है, disallowed होएगा क्या, है ना? 10,000 से ज्यादा है, disallowed हो जाएगा भाई। 33,000 फटाफट से प्लस कर दो। Cash payment to transport carrier is allowed since the limit for the one-time cash payment is 35,000 in respect of the payment to transport operators. 10,000 नहीं होता, इनके लिए होता है 35,000। कितने? 35,000 की लिमिट होती है इनके लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टर्स वालों के लिए। ये कैश में 35,000 तक दे सकते हैं हम इनको, तो यहाँ पर हम नील लिख देंगे, इनको हम एड बैक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अलाउड होते हैं। कौन सा है? 40A3। ठीक है, उसके बाद है बैंक टर्म लोन। इंटरेस्ट एक्चुअली पेड अप टू 31 मार्च 2026 तक हमने पे कर दिया है, वॉज 140,000। द बैलेंस वॉज पेड इन नवंबर 2026। और बाद का जो हमने नवंबर 2026 में दिया, नवंबर में दे रहे हैं 2026 में, ठीक है। बैंक टर्म लोन इंटरेस्ट एक्चुअली पेड अप टू 31, देखो हमने दे तो दिया इतना का, लेकिन एंड द बैलेंस वाज पेड इन नवंबर 2026, और बाकी हमने नवंबर 2026 में दिया। अब एक चीज सुनो, क्या कि इंटरेस्ट जो हमने बैंक का कब दिया है? आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। क्या है फिर? डिसअलाउड है। कौन सी सेक्शन है? 43B में, ठीक है। तो बैंक लोन देखो, इंटरेस्ट ऑन बैंक फॉर टर्म लोन कितनी है? 420। 420 में से सिर्फ हमने अभी कितना दिया है? 140, ठीक है। तो फिर यानी कि क्या हमारा ये क्या हो जाएगा? एड बैक हो जाएगा, हम अलाउ नहीं करेंगे। टर्म लोन इंटरेस्ट 43B अनपेड 280,000 पेड इन नवंबर 2026 आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ ROI रिटर्न फाइलिंग की। तो क्या होगा? 280,000 एड बैक हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें बाद में पे किए। देन miscellaneous expenses include 10,000 contributed to Prime Minister Relief Fund by account paycheck. Account paycheck ये तो अलाउ होता है 100%, ये तो अलाउ होना चाहिए। बेटा इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, देखो जरा किसकी बात हो रही है। दिस इज योर मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर में ट्रेडिंग P&L दे रखा है कंपनी का, समझ में आ रही है? इंडिविजुअल नहीं है ये कोई, तो इसलिए ये जो एक्सपेंस होगा ये डिसअलाउड होगा, नॉट अलाउएबल सिंस द सेम इज नॉट इनकर्ड होली और एक्सक्लूसिव फॉर बिजनेस पर्पस। इसलिए ये एड बैक होगा वापस 10,000 का मिसलेनियस एक्सपेंस जो है, ठीक है। देखो 10,000 PM रिलीफ फंड कंट्रीब्यूशन नॉट नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस, इसलिए अलाउड अंडर सेक्शन 80G, नॉट अलाउड, ठीक है। उसके बाद हमने एक देखी थी, यहाँ पर देखो GST पेड और SGST पेनल्टी पेड। GST पेड तो चलता है भाई, अगर पेनल्टी है हम पेनल्टी पे तुम्हें एक वो देंगे क्या? टैक्स का रिलीफ। क्यों दे पेनल्टी पे? पेनल्टी तो तुम्हारी गलती है, तुम दे रहे हो तो तुम उसका रिलीफ कैसे मांग सकते हो? तो जो पेनल्टी हमने 49,000 की दी है ना, इसको हम क्या करेंगे? एड बैक करेंगे, बिकॉज कंपनसेटरी नहीं है ये नेचर में। Penalty paid is not compensated in nature and hence is not allowable. 49,000 allowable
नहीं रहेगा, हम ऐड बैक कर देंगे, डिसअलाउड। ओके, ओके, और बताइए। लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स, भाई लॉस हो गया अगर सेल ऑफ शेयर्स पे, तो उसमें बिजनेस का क्या दोष है, उसको क्यों वो कर रहे हो, तो उसमें ऐड बैक करेंगे, उसमें तुम बिजनेस का लॉस दिखा दोगे, तो अगर सेल ऑफ शेयर्स में तुम्हें लॉस हो गया है तो 140,000 विल ऑल्सो बी एडेड बैक। ठीक है, देखो लॉस ऑफ सेल ऑफ शेयर्स, कैपिटल लॉस कंसीडर अंडर कैपिटल गेन 140,000 एडेड बैक। ठीक है, उसके बाद देखो दे रखा है डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज ग्रॉस, ग्रॉस दे रखा है, ये तो ठीक है, बट डिविडेंड का इनकम है वो कहाँ पे जाता है, आईएफओएस में जाता है। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज कहाँ जाती है, आईएफओएस में जाती है। नेट ऑफ टीडीएस है, ये देख के चलना, नेट ऑफ टीडीएस है। ठीक है, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स 315। ठीक है, ये तीनों क्या हो जाएंगे, एड लेस हो जाएंगे इसमें से। ठीक है, तीनों को हम क्या कर देंगे, लेस। अब यहाँ पर ये मत बोलना मुझे कि मैम यहाँ पे तो नेट ऑफ टीडीएस है, तो हमने 73 का 500 का 90% ऐसे करके क्यों नहीं दिखाया, बिल्कुल मत पूछ लेना। हमारे जब एक्सपेंस साइड में आता है तो हमें क्या करना होता है, ऐड बैक करना होता है, राइट। हमें क्या करना होता है, उसको ऐड बैक करना होता है। और वो ज्यादातर क्या होता है, हमें दे रखा होता है नीचे, मतलब जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उधर। जब कभी अगर टेबल में आपको प्रॉफिट साइड पे आएगा कि हमें जो है नेट में कुछ भी, चाहे डिविडेंड हो चाहे आपका विनिंग फ्रॉम लॉटरीज हो, ठीक है, अगर आ रहा है कि इनकम हुई है, अगर टेबल में है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज नेट अमाउंट, वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा 73,500 है तो 73,500 नेट ऑफ टीडीएस ही होएगा, जितना हमने उधर। ठीक है, हमारे 73,500 आया था ना, तो हम उसी को ही लेस करके दिखाएंगे कि हमें उतनी ही इनकम दिखाई थी। वो हमने लॉस तो दिखाया नहीं, क्योंकि वो हमें नेगेटिव हुआ था, वहां पे नेगेटिव नेगेटिव दोनों चीज हो रही है, टीडीएस भी कटा है और वो भी हुआ, दोनों चीज हुआ, वहां पे हमारे टैक्स भी लगा है साथ में, और हमारा टैक्स के साथ साथ हमारा एक्सपेंस भी हुआ है, तो इसलिए हमें ये भी प्लस करना पड़ा, ये भी प्लस करना पड़ा, क्योंकि टैक्स को खर्चा नहीं दिखा सकते। यहाँ पे हमने टैक्स को खर्चा ही दिखाया, माइनस में ही दिखाया, जो कि दिखाना ही चाहिए था, क्योंकि इनकम में ये नेगेटिव में ही था हमारा टैक्स, और हमने पॉजिटिव में दिखा रखा था जो हमें इनकम हुई है, तो इसको ही नेगेटिव करना है खाली हमें। यहाँ पे दोनों चीज हमारी क्या थी, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे दोनों को हमें नेगेटिव नेगेटिव दिखाना पड़ा। यहाँ पे हमें क्या करना था, दो अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते तो नेगेटिव दिखाते ना, यहाँ पे था ही है नेगेटिव, टैक्स तो हमेशा नेगेटिव रहता, तो नेगेटिव से हमें उसको यहाँ पे पॉजिटिव लेके जाना था, यहाँ पे नेगेटिव को ही नेगेटिव में लेके जाना था, तो ऐसा मतलब वो तो था ही माइनस में। अगर नहीं समझ में आया तो वापस से बता दो। हमें क्या करना था, यहाँ पे हमें इनकम हुई है, ठीक है, इनकम हुई है, और यहाँ पे इनकम में हम ऑब्वियसली टैक्स माइनस करेंगे, तो वो कह रहे हैं हमने टैक्स माइनस कर दिया था, और जो हमारे खाली इनकम है ना वो ही ऐड करिए, टैक्स को हमने नहीं दिखाया, तो भाई उसी को ही हम माइनस कर देंगे, हमें इनकम नहीं दिखाना। अगर ये लिखता कि ग्रॉस है, क्या लिखता, ग्रॉस है, ठीक है, ग्रॉस है अगर, तो भी हम क्या करते, तो भी हम सेम दिखा देते, तो भी हम सेम दिखा देते। ग्रॉस है मतलब उसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड है, टैक्स इंक्लूडेड है पूरा, ठीक है, टैक्स इंक्लूडेड है, टैक्स को ही उसने प्रॉफिट में दिखा रखा है, दोनों चीज प्लस में आ गई आपके, तो अब दोनों चीज को क्या दिखा देंगे, नेगेटिव में दिखा देंगे। अगर ग्रॉस देखो, ओके, अभी हमें डिविडेंड में दे रखा था कि वो ग्रोस है, राइट, डिविडेंड में क्या देखा था कि वो ग्रोस है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, थोड़ा सा इसमें डीप, अगर आ गया है समझ यू कैन स्किप, अगर नहीं आए तो देखो। मैंने बोला मुझे 100 रुपए का फायदा हुआ है, ठीक है, 100 रुपए का मुझको डिविडेंड मिला है, और मुझे ना 1 रुपए टैक्स भी देना पड़ा, तो मैंने इसको ग्रॉस हुआ मेरा 101, ग्रॉस हुआ,
और ये मैंने दिखा रखा है अपने P&L में प्रॉफिट में। ठीक है, और मेरा प्रॉफिट हो रहा है मान लो 200 रुपये का। ठीक है, 200 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे 101 मैंने दिखाया है कि ग्रॉस है। जो मैंने इनकम में दिखा रखा है वो कितना दिखा रखा है? 101 101 दिखा रखा है। तो अब ये जो 101 है, ये बोल रहे हैं कि आपको 100 रुपये तो हुआ है, 1 रुपये और देना पड़ेगा, तो हमारा टोटल 101 हो गया। तो 101 को हम माइनस करके दिखा देंगे। हमें 101 को माइनस करके दिखा देंगे, ऐड था तो हमने ये कर दिया। एक में है कि उसने बोला है कि हमें 100 रुपये ही है, इसमें 1 को हटा दिया, नेट ऑफ कर दिया, हटा दिया। तो अब ये जो 100 रुपये हैं इसी को तो माइनस करोगे ना, वो एक तो पहले से ही था, किया ही नहीं हमने ऐड, हमने तो खाली 100 ही लिया, हमने ऐड ही नहीं किया, तो उसको माइनस क्या करोगे? हमने जब ऐड ही नहीं किया तो किसको माइनस करोगे? तो अगर नेट आए चाहे ग्रोस आए, अगर आपका प्रॉफिट उसमें इनकम साइड पे, तो आपको वही ले देना, जितना प्लस किया है उतना ही माइनस कर दो। लेकिन अगर आपने खर्चा दिखा रखा है तब आपको तो क्या करना पड़ेगा? ग्रोस को नेट, सॉरी नेट को ग्रॉस में करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एज इट इज दोनों को लिख देंगे। कहाँ है हमारा? तीनों में 105 को हम 105 ही लिखेंगे, और 73,500 को 73,500 ही लिखेंगे, 315 को 315 ही लिखेंगे। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नाउ अब बात करते हैं हम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने एड बैक कर दिया जो इसका था। अब असली वाला देखो, हमें जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग निकालना है, पहले वो देख लेते हैं हमारी एसेट कौन कौन सी है। इसमें तो नहीं दिख रहा, नीचे आ गया हम। लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स। ओके, आपको कैपिटल गेन की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। उसके बाद ये आ गया डेप्रिसिएशन। ओपनिंग WDV है 84 लाख, एडिशनल ड्यूरिंग द ईयर जो है, जो कि मोर देन 180 डेज से 14 लाख, और बाकी टोटल एडिशनल ड्यूरिंग द ईयर कितने हो गए? टोटल एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर, और ये भी टोटल एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर 28 लाख हो गए। ठीक है, नाउ आपकी बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। ठीक है, ये टोटल आपका कितना हो गया? 98 लाख। आपकी ओपनिंग WDV हो गई 84, और एडिशनल जो हो गए वो 180 दिन से जो ज़्यादा थे, कितने हो गए? 14 लाख। जिन पे कितना परसेंट लगेगा? 15%। कितना लगता है? ऑब्वियसली 15% लगता है, प्लांट एंड मशीनरी है ना। डेप्रिसिएशन रेट 15% दे भी रखा है। इग्नोर एडिशनल डेप्रिसिएशन एट सेक्शन। एडिशनल डेप्रिसिएशन उसने बोला इग्नोर करने के लिए। मैंने ये क्यों यहाँ पर वो किया था बेटा? क्यों मैंने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और ट्रेडिंग वाले को वो किया था? क्योंकि एडिशनल एक्सपेंस लगता, लेकिन उसने हम मना कर दिया। अब भाई क्वेश्चन जब मना कर रहा है तो फिर हम जबरदस्ती घुस आए उसके अंदर? नहीं ना। तो एडिशनल एप्रिसिएशन यहाँ पर लगेगा कि नहीं? बताओ। नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखो टोटल एडिशन हुई थी, टोटल 28 की हुई थी, जिसमें से 14 लाख जो है, जब उसने मना कर दिया तो हम कौन होते हैं? अब देखो टोटल एडिशन हुई थी 28 लाख की, और इसमें से 180 से ज्यादा कौन से? 14, यानी 180 से कम वाली कितनी हुई? 28 लाख। तो यानी कि इसका टोटल करो 84 लाख प्लस 14 लाख पे तो लगेगा 15% पूरा, और लेकिन जो 14 लाख जो हमारा 180 डेज से कम है उस पर कितना लग जाएगा? 7.5% का, क्योंकि 180 डेज से कम है। तो इसको टोटल करोगे और इसको क्या कर दोगे? लेस कर दोगे, डेप्रिसिएशन दिखा दोगे। देखो प्लांट एंड मशीनरी 15% लगा किस पे? 98 लाख पे। ओके, 84 एंड 180, और यहाँ 170 ऑन एडिशंस, 180 से जो कम है 7.5% लगा 14 लाख पे। तो ये आपका टोटल नेगेटिव हमने कर दिया 1575,000। ठीक है, तो हमारा कितनी आ रही बिजनेस इनकम? 93,125,500। उसके बाद हमारा देखो बिजनेस इनकम से हम कर सकते हैं सैलरी होती है, सैलरी से कर देते हैं, लेकिन हमारे पास सैलरी नहीं है, तो हम हाउस प्रॉपर्टी को जो नेगेटिव में है वो इससे सेट ऑफ कर सकते हैं, तो सेट ऑफ कर देंगे। तो हमारे पास अब टैक्सेबल प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन क्या आ गया? 911,2,500।
ठीक है, अब बात करते हैं कैपिटल गेन की। उसने बोला था कि एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रहा था और एक क्या हो रहा था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा था, है ना, दो चीजें हो रही थी। देखो यहाँ पे देखो, एक तो सेल ऑफ शेयर्स और एक क्या हो रहा था, हमारा लॉस हो रहा था, लॉस ऑन शेयर ऑफ सेल ऑफ शेयर्स। जो भी लिखेगा, लॉस जो है वो था 6 मंथ्स में, यानी वो शॉर्ट टर्म हो गया, और जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 2 साल एंड सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स वाज पेड इन इट, यानी कि वो हो गया लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म हमें हो रहा था कितने का, लॉन्ग टर्म वाला हमें हो रहा था 315 का, और शॉर्ट टर्म हो रहा था 140 का, यानी सेट ऑफ हो सकते हैं, हमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, बस उसको माइनस कर देना है। तो इन्हें 315 माइनस 140 तो 175 आ जाएगा, बस यही था। उसके बाद अदर सोर्सेज में हमने किया ही था क्या, डिविडेंड और विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, यही था, और तो कुछ नहीं था। ठीक है, तो हमारी IFOs भी आ गई, तो हमारी ग्रोस टोटल इनकम आ जाएगी। ग्रोस टोटल इनकम हमारी कितनी आ गई, 94, 97, 500 डिडक्शन, जिसमें से ATC की हमने अप्लाई कर दी थी, ले ली थी। चलो ये भी हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 भी हो गया हमारा, 8 हो गया रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, और देखो, और हमारे पास 80G का था, कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। अब डिडक्शन मिलेगी, यस मिल जाएगी, अब तो डिडक्शन मिल जाएगी ना, टोटल में तो मिलेगी, उधर नहीं मिल रही थी, इधर तो मिलेगी ना। 80G प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड 100% डिडक्शन 10,000। ठीक है, उसके बाद एक याद हो आपको, मैंने आपको बोला कि 2 लाख ही अलाउ होगा ATC में। उसके बाद एक आता है 80EE, जिसमें ये बोला जाता है कि अगर आपको कुछ भी बच गया 24B में तो आप उसमें अलाउ कर सकते हो। तो हमारा कितना बचा था, 260 था, जिसमें से 2 लाख हमने ATC में क्लेम कर लिया, 60,000 बचे, यानी वो 80EE में हम क्लेम कर सकते हैं। तो 60,000 उसमें हम क्लेम कर लेंगे, 60,000 उसमें क्लेम कर लेंगे, तो ये इम्पोर्टेंट, ठीक है, याद रखना 80EE। अब कंप्यूट कर लेते, देखो हमारे पास क्या था, 9377 500, जिसमें से हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितनी की थी, ये निकाल रखी थी ना हमने, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहाँ है, ये 175,000 से 125,000 तक एग्जाम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसमें 12.5% लग जाएगा, तो 6250 आ गया। लॉटरी विनिंग्स में 30% लगता है, और बाकी नॉर्मली क्या लगा, स्लैब रेट लग जाएगा उस पर। फिर हमारी टोटल इनकम कितनी बन रही है, 93 समथिंग बन रही है, यानी कि इस पर क्या हमारा सरचार्ज भी लगेगा 2.5 से 5%, 5 से 10, 20%, 10 से 97,500 30%, उसके बाद सरचार्ज लगेगा कितने परसेंट, कितने परसेंट सरचार्ज लगेगा, 10% का लगेगा, 50 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ से कम। उसके बाद हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी आ रही है 2950 950, वैसे आ रही है 948। ठीक है, तो हमारी इसमें अप्रोक्सीमेशन लेके 950 आ जाएगी। देखो सेक्शन 43 ट्रांसपोर्ट वाला 35,000 याद रखना। 43 भी इंटरेस्ट ऑन डिसअलाउंस में क्या था कि लोन इंटरेस्ट जो है उसमें खाली सिंस नवंबर इज आफ्टर द स्टेचुरी डेट, इसलिए जो लोन का था 280,000 वो डिसअलाउ हो जाएगा। फॉर गेटिंग लॉस ऑफ लोटरी विनिंग, उसको भूलना मत। ऑलवेज प्रेजेंट लॉन्ग टर्म PGPP कंपटीशन इन 2 डिस्टिंक्ट कॉलम्स, 1 फॉर वर्किंग। ओके, तो प्रेजेंटेशन की बात है। नाउ 2A रेजिडेंशियल। मिस्टर तिलक एज 35 ईयर्स फर्निशेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर। दिस हमें कंप्यूट करनी है टोटल इनकम, अगर वो ROR होते तो और RNOR होते तो। सबसे पहले हम बात दोनों की साथ साथ में लेके कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो जी, सबसे पहले है FTS। ठीक है, FTS ऑफ 50,000 फॉर सर्विस रेंडर्ड इन मलेशिया, हमने सर्विस की दी है मलेशिया में, दी है नॉन रेसिडेंट को, दी है बिजनेस इन मलेशिया, क्रेडिटेड टू हिज बैंक अकाउंट इन मलेशिया, इमीडिएटली रेमिटेड टू इंडिया। ROR के लिए तो बेटा जो मर्जी हो जाए वो टैक्सेबल होगी, राइट। तो ये तुम्हारी टैक्सेबल हो, एक सेकेंड मैं कॉलम बना लेती हूँ, ROR यहाँ पे रुको। टैक्सेबल देखो, इसमें हमारी फर्स्ट वाली टैक्सेबल होगी, इसमें नहीं होगी। ठीक है, सेकंड है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंग्लैंड कंट्रोल फ्रॉम बॉम्बे। कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, बॉम्बे से। 3 लाख आउट ऑफ विच 25,000 इज रिसीव्ड इन इंडिया, तो खाली 25,000 को लिखे, नहीं, कंट्रोल्ड इसमें RONOR में आता है, तो ये यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। थर्ड है अमाउंट बोट टू इंडिया आउट ऑफ पास अनटैक्स प्रॉफिट्स अर्नड इन सिंगापुर। क्या बोल रखा है, वापस से पढ़ेंगे और इसको इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे।
अमाउंट बॉट टू इंडिया, हम इंडिया में लाए हैं आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, प्रीवियस कोई हमें प्रॉफिट हुआ होगा जिसपे कोई टैक्स नहीं लगा, वो हम इंडिया लाए हैं जो कि हमने सिंगापुर में कमाया था 1 लाख का। हमारे तो भाई सारी इनकम होती है टैक्सेबल, तो हम इसको आर में लिख देंगे। नहीं, ये वाली आर में भी टैक्सेबल नहीं होती है, याद रखना, ध्यान रखना, ठीक है। ये वाली इनकम उधर भी टैक्सेबल नहीं होती, तो ये नील, ये कहीं पे भी नहीं जाएगी, not taxable anywhere. Capital gain on sale of land in India but received in Malaysia. मलेशिया में रिसीव हुआ, लेकिन लैंड कहाँ की थी भाई, तो यहाँ पे 4 और 4 दोनों में टैक्सेबल होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल 18,000 का रिसीव देयर एंड देन बोट टू इंडिया, फिर बाद में लाए हैं ना हम इंडिया, बाद में लाए हैं, बाद में लाए हैं, विच मीन्स यहाँ पर आर एन ओ आर में नहीं होगा, ये सिर्फ आर ओ आर में होगा। उसके बाद है पेड 50,000 टुवर्ड्स प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इन इंडिया। उसने क्या लिया, प्रिंसिपल पेमेंट पे करी है, प्रिंसिपल पेमेंट पे करी है, ही पेड 50,000 टुवर्ड्स द प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ, नहीं प्रिंसिपल पेमेंट 50,000 टुवर्ड्स प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ द लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सेल्फ ऑक्यूपाइड इन इंडिया, हाँ ठीक है। उसने क्या किया है, प्रिंसिपल पेमेंट पे करी है, तो क्या इनकम हुआ है उसका कुछ नहीं, ये किस लिए दे रखा है फिर, हमें क्यों बताया इसने कि 50,000 हुआ है, 80C में डिडक्शन के लिए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग में डिपॉजिट इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 12,000 का, इंडिया इंडिया दोनों होंगे, ठीक है। एक सेकेंड, 5 हो गया, 6 जो है वो डिडक्शन है ना, 7 होगा, सॉरी, ठीक है। और क्या दे रखा है, बस इतना ही है। और जिसमें इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 12,000 का, तो इसमें आपको एग्जाम्पशन में तो मिलेगी 10,000 की, दोनों में मिलेगी या एक में मिलेगी, दोनों में मिलेगी, ठीक है। तो चलो हमने कैलकुलेट सॉल्व कर ही लिया है, पर एक बार फटाफट से देख लेते हैं, नजर मार लेते हैं। देखो एफटीएस था, यहाँ पे 50,000 मिलेगा, आर में नील, क्यों, क्योंकि ग्लोबल इनकम टैक्स फॉर एनओआर नीदर एक्रूड इन और नॉट रिसीव्ड इन इंडिया एंड बिजनेस नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो रेमिटेंस इज नॉट रिसीव्ड। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंग्लैंड, कंट्रोल फ्रॉम बॉम्बे, तो दोनों में आ जाएगा क्योंकि कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इसलिए पास्ट अनटैक्सड नील, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट रेमिटेड टू इंडिया डू नॉट कंस्टिट्यूट इनकम ऑफ द करंट प्रीवियस ईयर फॉर एनी रेजिडेंशियल स्टेटस। कैपिटल गेन हुआ है, दोनों को मिलेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी जो है यहाँ से जो है वो इंडिया में सिचुएटेड है, इसलिए एग्रीकल्चर इनकम जो है उसमें नील, और इसका हमें क्या मिल जाएगा बाद में, एग्रीकल्चर इनकम का मिलेगा नहीं, क्योंकि लैंड कहाँ पे, नेपाल में, ठीक है। एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10 अप्लाइज ओनली टू एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया, फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम इज एक्सेप्ट फॉर आरओआर एग्जेम्प्ट आउट ऑफ स्कोप ऑफ आरएनओआर, उनके लिए एग्जेम्प्ट है। इंटरेस्ट एसबीआई का 12,000 ठीक है, 12,000 एक्रूअलाइज इन इंडिया, ग्रोस टोटल इनकम आ गई। अब एडीसी में हमें 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, 10,000 का ये मिल जाएगा, तो हमारे पास हमारी इनकम आ जाएगी, इसके लिए 520 और इसकी 452,000, ठीक है। Confusing remittance with first receipt, treating money remitted to India as received in India. Received in India refers only in the first point of receipt, ठीक है। फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम का तो आपको बता ही दिया मैंने। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, एक्रूइंग रेज इन इंडिया, या फिर बिजनेस वगैरह कंट्रोल हो रहा हो इंडिया से। क्वेश्चन नंबर 2 बी, टीडीएस सीसीएस, एग्जाम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस सीसीएस के बारे में। एबीसी लिमिटेड पेड रेंट ऑफ 75,000, पेड रेंट है, आई ए वगैरह देखोगे, सॉरी आई ए आई भी देखोगे, ठीक है। 194 आई रेंट 75,000 का, जीएसटी लग रहा है 18% पर मंथ टू द राम, टू मिस्टर राम फॉर ऑफिस प्रेमिसेस फ्रॉम 1/4/2025 31/3/2026. Mr. Ram has furnished his PAN and also filed his return of income before due date regular. चलो फिर ज्यादा वाला नहीं लगेगा, क्या टीडीएस कटेगा, ऑब्वियसली 50,000 से ज्यादा 194 आई में 10% पे, क्योंकि 75,000 पर मंथ उस पर लगेगा। जीएसटी इंक्लूड होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, जीएसटी एक्सक्लूसिव होता है, ठीक है। एक्सेस टू एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, या तो पेमेंट कर रहे हो तब या फिर क्रेडिट के टाइम पे, ठीक है। देखो सेक्शन 194 आई टीडीएस ऑन रेंट, 194 आई अप्लाइज इफ द टोटल रेंट पेड या पेएबल जो है वो फाइनेंशियल ईयर में 22,40,000 से ज्यादा होता है।
75,012 9 लाख के 2,40,000 से ज़्यादा नहीं आ जाएगा। यहाँ पे बोलोगे आप कि ना 50,000 से ज़्यादा होता है, ठीक है, 50,000 से ज़्यादा होता तो आप लिखोगे यहाँ 60 लाख लिखोगे, ये नहीं लिखना। दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी कॉम्पोनेंट सीबीडीटी के अकॉर्डिंग टैक्स होता है डिडक्टेबल ऑन द रेंट अमाउंट होता है, इसलिए जीएसटी को हम एक्सक्लूड करेंगे, यानी कि 10% यानी कि 7500 पर मंथ यानी कि 90,000 आ जाएगा। टाइम ऑफ डिडक्शन कब होगी? द टाइम ऑफ क्रेडिट to the account pay check or at the time of payment in cash check, whichever is earlier. Next second. XYZ प्राइवेट लिमिटेड दो कार्स को बेच रहे हैं अंजू को कॉस्टिंग 4 लाख की और एक 12 लाख की रिस्पेक्टिवली। एक 5 को और 25 12 को। मिसेस अंजू हैज फर्निश्ड पैन एंड फाइल्ड अ रिटर्न ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ इनकम रेगुलरली बिफोर ड्यूटी। क्या होना चाहिए? 10 लाख से ज्यादा। 10 लाख से ज्यादा इंडिविजुअली होता है, 4 लाख पे लगेगा? नहीं लगेगा। ऑब्वियसली कस्टमर को होता है डायरेक्टली। 12 लाख पे लगेगा? हाँ लगेगा। क्यों? 10 लाख से ज्यादा। अब यहाँ पे कौन सा सेक्शन 206C1F लगता है? कितना परसेंट? 1%। तो 12 लाख का 1% लग जाएगा इस पे। देखो एप्लीकेबिलिटी क्या है? 206C1F टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ मोटर व्हीकल्स थ्रेशोल्ड एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के देखो क्या लिख रखा है कि सेक्शन 206C1F mandates that every person selling motor vehicles of value exceeding 10 lakh shall collect TCS 1% from the buyer। कॉस्ट 4 लाख की है तो यहाँ पे नहीं होएगा, यहाँ पे 12 लाख की तो यहाँ पे हो जाएगा। 12 लाख का 1% दैट इज 12,000 एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ सेल्स कंसीडरेशन। ठीक है। नाउ 3 इंक्लूडिंग जीएसटी एंड रेंट नहीं करना है आपको, ऐसा कुछ भी एक्सक्लूड होता है एग्रीगेटिंग कार सेल्स, ऐसा भी मत कर देना। 3A। ओके, मिस्टर रवि received an advance of 2 lakh on 10/5/2025 from closely held manufacturing company private company in which the public are not substantially interested, in which he holds 22% shareholdings। okay, और उसमें से वो क्या मिला? एडवांस मिला 2 लाख का। The company had an accumulated profit of 1 लाख। 1 लाख का उसके पास प्रॉफिट है एट द टाइम ऑफ गिविंग एन एडवांस। इससे आपको कुछ मतलब इसी प्रोविजन से आपको कुछ याद आना चाहिए। वैसे तो एक प्रोविजन था जिसमें लिखा होता है कुछ कि कुछ अगर हमें मिला है और हमने उसके अंदर शेयर होल्डिंग कर रखी है और कुछ 10% वोटिंग राइट से ज़्यादा मतलब होते हैं, 10% या उससे ज़्यादा, तो कुछ कुछ होता है। ठीक है। तो देखो कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनकम टू बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर रवि फॉर द असेसमेंट 26-27 और हमें हेड भी बताना है। यहाँ पर ये प्रोविजन आता है जिसे इधर अगर हम ले द अमाउंट ऑफ एडवांस 2 लाख का रिसीव्ड बाय मिस्टर रवि फ्रॉम क्लोजली हेल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वुड बी डीम्ड एज डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। जो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है ना उनको उस तक का डिविडेंड मानते हैं। मिस्टर रवि होल्ड्स 22% दैट इज नॉट लेस देन 10% ऑफ द वोटिंग पावर। तो इसलिए जो 1 लाख है उसको क्या मान लेंगे हम? इनकम। वो भी कौन सी? डीम्ड डिविडेंड। कहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगी? IFOS। बाकी 1 लाख गया पता नहीं कहाँ, लेकिन जो 1 लाख है जो उनकी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो हमारा डिविडेंड माना जाता है। एनी पर्सन बाय वे ऑफ लोन और एडवांस बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी टू शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 10% वोटिंग पावर उसको डीम्ड डिविडेंड मानते हैं। डिविडेंड मत लिख देना, डीम्ड डिविडेंड आएगा साथ में। ठीक है, डीम्ड भी लिखना है साथ में। टू द एक्सटेंट टू विच कंपनी पोजेसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी कि क्या 22% है, 10% यहाँ 10% से ज़्यादा ही हो गया ऑब्वियसली। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सीलिंग क्या हो गई? 2 लाख। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 1 लाख का यानी कि 1 लाख का टैक्सेबल हो जाएगा IFOS में अंडर सेक्शन 56(2)I। नाउ 3A2 कंप्यूटर डिडक्शन लायबल अंडर सेक्शन 35 और रिसर्च वाला आ गया। असेसमेंट 26-27 assuming that he has opted out of default टैक्स पर आने वाला है। चलो जी देखते हैं कौन कौन सी डिडक्शन अलाउेबल है। सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक, उसने कमेंट्स कब किया? 1/4/25 को। साइंटिफिक रिसर्च है, पेमेंट्स मेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख का। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिडक्शन अलाउ होता है ये एज्यूम करते हुए कि वो बिजनेस इनका बिजनेस से रिलेटेड होगा तो 1 लाख अलाउ हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अलाउ हो जाता है ये एज्यूम करते हुए कि वो बिजनेस इनकम है। ये भी अलाउ, ये भी अलाउ। कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड अप्रूव्ड, नोटिफाइड है तो हो जाता है। 100% डिडक्शन अलाउड होती है नोटिफाइड के लिए। ठीक है, जो अप्रूव्ड होते हैं उनके लिए।
For the amount paid to H Limited, an Indian company which has its main objective scientific research का and approved by the prescribed authority, एक तो उसको क्या होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए था साइंटिफिक रिसर्च का, और वो अप्रूव्ड होनी चाहिए, है 2.5 लाख, तो ये भी अलाउड हो जाएगा, ठीक है, अप्रूव्ड बाय द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी है। तो एक्सपेंडिचर 2.5 लाख करोड़, परचेज ऑफ लैंड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, नहीं भाई, कुछ भी खरीद लो तुम, उसके लिए ये नहीं होता एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स परचेज ऑफ लैंड, नॉट अलाउड इंटरप्शन। उसके बाद ही ऑल्सो इनकम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2 लाख टुवर्ड्स सैलरी ऑफ रिसर्च स्टाफ, उसकी सैलरी के लिए इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड सर्टिफाइड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, सर्टिफाई कर दिया, ठीक है, डिडक्शन के लिए अलाउ हो जाएगा एज इट वाज एक्सपेंडेड विद इन 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द कमेंसमेंट। क्यों? क्योंकि 3 साल के अंदर अंदर है ना, 24-25 की है, हम बात करें 25-26 की, जो 3 साल तक अगर है प्रीवियस ईयर तो ठीक है, तो अलाउड हो जाएगा, उससे पहले किया फिर नहीं माना जाएगा। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर साइंटिफिक का सेक्शन 35(1) 100% अलाउड, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन दिस अदर देन लैंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर करके अदर देन लैंड अलाउड है, कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड अप्रूव्ड अलाउड है, अमाउंट पे टू अप्रूव्ड कंपनी अलाउड है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडिचर परचेज ऑफ लैंड ऑफ नील लैंड स्पेशली एक्सक्लूड होता है, प्री कमेंसमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सैलरी पेड विद इन 3 years, अगर 3 साल के अंदर दे रहे प्रायर टू द कमेंसमेंट, 100% अलाउड इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट। 3 साल तक है तो उससे पहले अगर 4 साल 5 साल है तो फिर अलाउड नहीं होगा। रिडक्शन अलाउबल कितनी आ गई, 10 लाख आ गई। आपके पास लैंड परचेज एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं करना है, प्री कमेंसमेंट वाले को 3 साल तक अलाउ करना है, उसके बाद उससे पहले नहीं करना है, 3 साल से पहले वाले, ठीक है ना। 3B LTCC कंप्यूटेशन देखो, कंप्यूटर टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27। देखते हैं मिस्टर सुरेंद्र, he had a residential house inherited from his father दिसंबर 2009 में उनके पास एक हाउस था, फेयर मार्केट वैल्यू जिसकी 1/2001 को थी 13 लाख रुपीज, इन द ईयर 2013-14 फर्दर कंस्ट्रक्शन उसमें करवाई गई, इंप्रूवमेंट कराई गई, कॉस्टिंग 10 लाख की वर डन। हाउस वाज ओरिजिनली परचेज बाय हिज फादर 1/3/2000 को 10 लाख का, ठीक है, 2000 का खरीदा था उसने, सॉरी 2000 ईयर्स में, सॉरी यार क्या बोल रही हूँ मैं, 2000 में खरीदा था 10 लाख का। 10/5/2025 हाउस वाज सोल्ड फॉर 85 lakhs, 85 lakhs का बिका, यानी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी आ गई, 85 lakhs की आ गई। एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद ट्रांसफर इज, एक्सपेंडिचर हुआ 50,000 का, ऑन 20/12 ही परचेज रेजिडेंशियल हाउस 12 लाख का, एंड डज नॉट ओन एनी अदर 20/12-25 को, यानी कि 2 साल के अंदर अंदर उसने फिर क्या किया, 12 लाख का और कुछ खरीद लिया, 12 लाख की डिडक्शन भी मिल जाएगी, ठीक है। और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी है, 85 lakhs, कैलकुलेट करते हैं, देखो फेयर मार्केट वैल्यू, ओके, एक्सपेंडिचर बेस करेंगे, पहले हमारे पास आएगी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विच इज 85 lakhs, उसके बाद कोई भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसको लेस कर देते हैं, जो कि हुए हमारे 50,000 के, देखो दे रखा है, कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है कि हमें एक्सपेंडिचर हुआ है 50,000 का, तो हमारे आ गए 84-50,000, ठीक है। नाउ हमारी COA कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगी, कब खरीदा था, 2000 में खरीदा था, यानी क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगी, हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर एंड फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। SGB का तो कोई चक्कर नहीं है, तो इनमें से ही हायर लेंगे हम, ठीक है, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा, प्रीवियस ओनर का जो एक्चुअल कॉस्ट है जो कि कितना है, फेयर मार्केट वैल्यू है 13 लाख की, इंप्रूवमेंट कराई थी 10 लाख की, ओरिजिनली परचेज 10 लाख का, ठीक है। तो 10 लाख और 13 लाख विच एवर इज हायर इज 13 लाख, तो हमारे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम मानेंगे कि 13 लाख का हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसने इंप्रूवमेंट भी कराई है 10 लाख की, तो वो क्या आएगा, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी आएगा 10 लाख का, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 10 लाख का, ठीक है। और वो कब कराई इम्प्रूवमेंट, हमने कराई इन ईयर 2013-14, तो अब हमारा यानी 61 कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेट करो, देखो 61 50,000 आ रहा है। अब फिर हमें एग्जेम्पशन भी मिलती 54 में, रेजिडेंशियल उसने परचेज कर लिया विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, 54 में कितना 12 लाख का, तो 61,50,000 माइनस 12 लाख विल बी 49,50,000, और ये आपकी क्या आ जाएगी, LTCG। देखो फेयर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपका आ गया 85 लाख, जिसमें सबने ट्रांसफर एक्सपेंसेस 50,000 लेस कर दिया, आपका नेट सेल
कैलकुलेशन आ गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट इट इज 10 लाख और एफएमवी तो 13 लाख, तो हमारा 13 लाख आ जाएगा, उसमें से इंप्रूवमेंट को लेस करेंगे, इंप्रूवमेंट हमने 10 लाख की लेस कर दी, फिर वो टोटल हमारा कैपिटल गेन आ गया। उसके बाद एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 12 लाख के लेंगे, हमारे पास 49,50,000 आ गया। ठीक है, कॉमन मिस्टेक टेकिंग ओरिजिनल परचेज प्राइस हम 10 लाख वाली ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना, हम दोनों में से हायर वाले को लेंगे। 4A मिस्टर जोशी रेसिडेंट इंडिया एज 58 years फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स। क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे रखी है 2 लाख की, इनकम फ्रॉम ओके ये सब दे रखा है, हमें सेट ऑफ करना है। हमें क्या करना है, फॉलोइंग आर द बोर्ड फॉरवर्ड लॉसेस, रिटर्न ऑफ इनकम ऑल द ईयर्स फाइल्ड बिफोर द ड्यू डेट एक्सेप्ट फॉर असेसमेंट ईयर 2020 2021। यहाँ पे देख लो कोई भी अगर 2020 2021 का है तो वो हम नहीं अलाउ करेंगे, तो यानी कि मेरे को तो दिख रहा है भाई ये वाला हम अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कंप्यूटर टोटल इनकम मिस्टर जोशी फॉर द असेसमेंट 26-27 एंड श्योर आइटम्स एलिजिबल फॉर द कैरी फॉरवर्ड assuming that he exercises option shifting out of the default tax regime। चलिए जी, सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी है 2 लाख की। ठीक है, तो हमारी ये 2 लाख से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बिजनेस हमारी 3 लाख गिवन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है सेल ऑफ लैंड 2 लाख का। ओके, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है इक्विटी शेयर्स लिस्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड 75,000 का, तो 2 लाख माइनस 75,000 इसे सेट ऑफ करें। इंटरेस्ट इन बैंक एफडी 50,000 रिसीव्ड बाय सन एज 21 years आउट ऑफ द मनी गिफ्टेड बाय मिस्टर जोशी इन 2024। लॉस, ओके, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस 40,000, लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस 50,000। हाउस प्रॉपर्टी है 2 लाख की, यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है हाउस प्रॉपर्टी लॉस 2,50,000 का, तो हम इससे 2 लाख से 2 लाख माइनस कर सकते हैं, ये नील आ गया, और 50,000 हमारा क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पीजीबीपी, पीजीबीपी में देखो क्या है, 3 लाख का हमारा इनकम है हमारे पास। ठीक है, और हमारी ये जो है बोर्ड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म, ओके, बिजनेस लॉस ऑफ प्रोप्राइटरी बिजनेस फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2015-16 15-16 का 8 साल तक होता है, क्या वो लैप्स हो गया, नहीं हुआ, लैप्स हो चुका है। ठीक है, 15-16 का अभी तक लैप्स हो चुका है, वो 10 साल हो गए, तो 10 साल हो गए हैं, तो यानी ये अलाउ होगा, ये भी अलाउ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन रिलेटिंग टू असेसमेंट ईयर 15-16, ये हमेशा अनलिमिटेड चलता है, इसका कोई टाइम नहीं है, तो इसलिए 1 लाख पूरा अलाउ हो जाएगा, मतलब माइनस कर देंगे हम 1 लाख को, कहाँ गया, तो हम ये 3 लाख में से 1 लाख माइनस कर देंगे, तो हमारा 2 लाख आ गया इसका। ठीक है, और जो अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन होता है ना, उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना, लेकिन अभी हमारे पास पीजीबीपी में है तो हमने उससे कर दिया, और फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हमने फिर 2 लाख माइनस 75,000 कर दिया, जो हमें देगा 125,000। ठीक है, उसके बाद हमारी जो ये आ रही थी, ये हो गया हमारे पास 0, ये हो गया हमारे पास 2 लाख, ये हमारे पास टोटल आ गया सेट ऑफ करके लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 125,000। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन बैंक है, इसने बोला कि इसका जो बेटा 21 साल का, उसने मेरे से पैसे लिए थे और उसको एफडी में डाला था, जिसका इंटरेस्ट 50,000 है, तो ये क्या होगा, इंक्लूड होगा उसके अंदर, नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन एफडी नॉट इंक्लूडेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर जोशी। क्यों, क्योंकि सन जो है वो मेजर हो चुका है, 21 साल का है, माइनर नहीं है जो उसकी क्लब होगी। ठीक है, और डिडक्शन कोई मिल रही है क्या, नहीं मिल रही कोई भी डिडक्शन, कुछ नहीं है, और नीचे कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा, दैट्स इट आपकी, यानी कि ये हो गए 2 लाख 1 लाख 3,25,000 आपकी जीटीआई, और वही आपका टोटल इनकम हो गया। अब जो लॉस की बात करें, आपको जो स्पेकुलेशन बिजनेस है 40,000 का, ये वाला, ये आपका क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये जो लॉस है ये खाली स्पेकुलेशन बिजनेस से ही हो सकता है, और ऑइलिंग एंड मेंटेनेंस वाला भी खाली उसी से हो सकता है, तो वो भी वो फॉरवर्ड हो जाएगा। और जो आपका ये हाउस प्रॉपर्टी का 50,000 है जो बचा है, ये भी क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, देखो 3,25,000। ठीक है, देख लो, कुछ देखना है इसमें, तो वैसे तो सब कुछ वही है, और आपके कैरी फॉरवर्ड्स, क्लबिंग एफडी का मत कर देना, मेजर है वो, माइनर नहीं है, लेट फाइलिंग डिस्क्वालिफिकेशन कुछ नहीं लगेगी क्योंकि वो फिल कर चुका है। ठीक है, और उसने खाली एक असेसमेंट 2021 की नहीं करी थी, तो वो हमने वो कर दिया, उसको हटा दिया, 8 ईयर टाइमलाइन लैप्स कर गया था, तो उसको भी हम हटा देंगे।
Okay, now 4B, first alternative, state the reason whether the following are required to file the return of income as per the provisions. ठीक है, सबसे पहले है मिस्टर अनीश 31 ईयर्स के हैं, पे करते हैं टैक्स, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में 115 बीएसी, हैड टोटल इनकम 290 की। भाई नॉर्मल है, बेसिक लिमिट से तुम कम है 4 लाख, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उससे कम दे रहे हो और कुछ दे नहीं रखा था, यानी कि वो उसको रिक्वायर्ड नहीं है रिटर्न फाइल करने की क्योंकि उसके टोटल इनकम 4 लाख से कम है। दैट इज योर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एज पर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। 2.5 लाख का होता तब बात होती है, मतलब अगर वो ऑप्ट आउट हो रहा होता तो ठीक है, उसने कोई डिडक्शन ना ले रखी, हम ये अज्यूम करें क्योंकि हमें कुछ और गिवन नहीं है। एसएमडी पटेल है 65 ईयर्स है, टीडीएस क्रेडिट है 55,000 का ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब भाई अगर टीडीएस होता है और वो 50,000 से ज्यादा है, आपको रिक्वायर्ड है कि आप क्या करो, फाइल करो रिटर्न इवन इफ द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो ये जो है श्रीमती पटेल, इनको भरनी पड़ेगी। द ग्रोस रिसिप्ट ऑफ मिस्टर जीत जो है 45 ईयर्स के हैं, आर्किटेक्ट हैं, वॉज 12 लाख। उनकी प्रॉफिट फ्रॉम प्रोफेशन वॉज ओनली 2,25,000 एंड ही हैज नो अदर इनकम। रिसिप्ट आ रही ग्रोस रिसिप्ट 12 लाख, कुछ याद है रिसिप्ट का? और उनके प्रोफेशन से 2,25,000, कुछ रिसिप्ट का याद आ रहा हो? यहाँ एक्सपेंस, रिसिप्ट और एक्सपेंस दोनों का होता है कि अगर ग्रोस रिसिप्ट जो होती है प्रोफेशन में अगर वो 10 लाख से ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी इवन दो आपके 2,25,000 ही बन रहा है विच इज लेस देन योर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। ठीक है, तो देखो अनीश का क्या है, अंडर सेक्शन दिस इज मैंडेटरी, क्यों है, क्योंकि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज 4 लाख से, सॉरी इसको करेक्ट करो, दिस इज योर 4 लाख। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, डज नॉट एक्सीड 4 लाख, तो इसलिए आपको नहीं भरना। उसके बाद पटेल जी के लिए, पटेल जी के लिए ये है कि 50,000 से ज़्यादा है, ऑब्वियसली 50,000 से ज़्यादा टीडीएस देना है, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, फाइल रिटर्न करनी पड़ेगी, मैंडेटरी रिक्वायर्ड। उसके बाद अजीत के लिए क्या है कि 12 एवी में ग्रोस रिसिप्ट जो होती है वो 10 लाख से ज़्यादा है, तो आपको मैंडेटरी भरना पड़ेगा, तो वही भरना पड़ेगा, तो भरो फिर यार। State the person who are required to file their return of income in pursuance of the notification issued. Again same question. Okay. आपको ये बताना है अब कि who are required to file their return of income in pursuance of the notification issued by CBDT, जो notification ये था, जो dated ये था 12 AB का। AB का ये भी है, 12 AB का इसी ने पूछ लिया। ये किस पे लगता है सबसे पहले, अदर देन कंपनी और अ फर्म हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1), और जिसने सारी कंडीशन फुलफिल कर रखी हो, कौन सी वाली, अगर उसकी सेल्स, टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट बिजनेस में 60 लाख से ज्यादा हो, प्रोफेशन में 10 लाख से ज्यादा, जो ऊपर वाले केस में हो रहा था, बिजनेस में 60 लाख से ज्यादा, प्रोफेशन में 10 लाख से ज्यादा, टीडीएस सीसीएस 25,000 या उससे ज्यादा हो। However, अगर उनकी एज 60 ईयर से मोर है, जो ऊपर हो रहा था, तो 50,000 से ज्यादा, वैसे कितनी है 25,000, लेकिन अगर सीनियर सिटीजन तो 50,000 से ज्यादा। और अगर उनकी डिपॉजिट एक या उससे ज्यादा सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा है, तो आपको क्या भरनी पड़ेगी, फाइल भरनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू 12A(B). देखो 7 प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 131 रिस्पेक्ट, read with Rule 12AB notification number 37/2022, a person other than a company or a firm who does not otherwise require to furnish return under section 139(1) must file a return of income अगर उसकी टोटल सेल्स, टर्नओवर या ग्रोस रिसिप्ट बिजनेस की 60 लाख से ज्यादा है, अगर उसकी ग्रोस रिसिप्ट प्रोफेशन की 10 लाख से ज्यादा है, उसका टीडीएस सीधे 25,000 या उससे ज्यादा, इसमें 10 लाख से ज्यादा, 60 लाख से ज्यादा, यहाँ पे 25,000 भी हो तब भी, यहाँ पे 50,000 हो तब भी, अगर 60 प्लस है तो 50,000। उसकी सेविंग बैंक अकाउंट 50 लाख या उससे ज्यादा हो, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन एक्सपेंडिचर 1 लाख से ज्यादा हो, उसका फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंडिचर सेल्फ और एनी अदर पर्सन के लिए 2 लाख या उससे, सॉरी 2 लाख से ज्यादा, इलेक्ट्रिसिटी 1 लाख, फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंस 2 लाख, सेविंग बैंक 50 लाख या उससे ज्यादा, टीडीएस सीसीएस 25,000 50,000 से ज्यादा, 25,000 या उससे ज्यादा, 50,000 या उससे ज्यादा, ग्रोस रिसिप्ट
प्रोफेशन 10 लाख से ज़्यादा, टोटल सेल्स टर्नओवर इन प्रोसेस बिजनेस में है 60 लाख से ज़्यादा, ठीक है। 60 lakhs business turnover, 10 lakhs profession receipt, 50 lakhs saving deposit, 25,000 normal TDS TCS 2 लाख, ट्रैवल वाला 1 लाख, इलेक्ट्रिसिटी वाला, ठीक है। नाउ यू कैन रीड इट योरसेल्फ। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट डिफॉल्ट 4 लाख, ओल्ड रिजीम 2.5 लाख, ठीक है। और 3 लाख सीनियर सिटीजन के लिए, 5 लाख सुपर सीनियर सिटीजन के लिए डिफॉल्ट रिजीम मैक्सिमम 25,000 होता है। पीजीपीपी ट्रांसमिशन में, पीजीपी में क्या, ट्रांसपोर्टर के लिए 35,000 पर डे। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर और परचेज ऑफ लैंड 100% डिसअलाउड होता है। हाउस प्रॉपर्टी, लॉन इंटरेस्ट कैपिटल, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मैक्सिमम डिडक्शन 24 में 2 लाख। ओल्ड रिजीम में और न्यू रिजीम में तो मिलेगा ही नहीं, नॉन डिडक्शन अंडर डिफॉल्ट। इंटरहेड सेट ऑफ मैक्सिमम 2 लाख का होएगा अगेंस्ट दी अदर हेड्स इन एनी सिंगल प्रीवियस ईयर। कैरी फॉरवर्ड आपका अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन इंडेफिनिट पीरियड, कैपिटल लॉसेस 8 असेसमेंट ईयर्स, और हाउस प्रॉपर्टी का भी 8 और स्पेकुलेशन लॉस का 4। लॉस कैरी फॉरवर्ड एलिजिबिलिटी के, कैपिटल लॉस एंड बिजनेस लॉसेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड अगर रिटर्न आपने फाइल नहीं कर रखी है। हाउस प्रॉपर्टी अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन तब भी फाइल कर लेते हैं, मतलब कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। टीडीएस ऑन रेंट कितना, अगर 50,000 से ज़्यादा का रेंट है आपका महीने का तो रेट 10%। टीसीएस और मोटर व्हीकल कितना है, 1% टीसीएस अगर 10 लाख से ज़्यादा हुई पर व्हीकल। तो डीम डिविडेंड कब होता है, अगर 10% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर हो आपके पास, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के इक्वल जितना भी आपने पेमेंट करेगा उसको हम डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। रूल 12A भी फाइलिंग में क्या था, बिजनेस टर्नओवर 6 लाख से ज़्यादा, प्रोफेशन रिसीट 10 लाख से ज़्यादा, सेविंग डिपॉजिट 50 लाख या उससे ज़्यादा, ठीक है। और DDS CCS 25,000 or more, super senior citizens 60 plus 50,000 or more, electricity 1 lakh, and your foreign travel 2 lakh, more than 2 lakh। CIF for the capital index ratio, खैर आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, देते हैं आपको। क्लबिंग, क्लबिंग में माइनर इनकम को ही क्लब करोगे, मेजर को इनकम को नहीं करोगे। करते वक्त -1500 कर लेना अपनी 1032 अंडर सेक्शन 1032 आपको एग्जेम्पशन मिलते हैं 1500 की। क्लबिंग फॉर मेजर्स नहीं अलाउड होता, ठीक है। दिस इज देयर MTP 7।